हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईबीटी गुरुग्राम में। तो आज मैं बेसिकली अपने बारे में एक बार पहले आपको बता देता हूं। मैं पॉलिटी का टीचर हूं, आपका मेंटर हूं, जो पॉलिटी के लिए आपको डील करूंगा बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले मैं बात करूं पॉलिटी का मतलब। अगर एसएससी के लिए हम ले तो पॉलिटी का मतलब होता है सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी में हमें मेजरली क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अब आज हम बेसिक देखेंगे बिल्कुल कि क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ना होता है। बिल्कुल बेसिक क्लास से देखेंगे। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्हें पॉलिटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं संविधान। क्या है संविधान? संविधान एक तरह की बुक है जिसके अंदर क्या मेंशन है? रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है। एक तरह की ये बुक है संविधान, एक तरह की किताब है संविधान, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है। किस तरह से देश चलेगा, क्या पावर्स होंगी, किस पावर की कितनी लिमिटेशंस होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली कंप्लीटली देश का एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है। तो यही हमें पढ़ना होता है। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रट लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको हमें क्या करना है? कवर करना है या फिर देखते हुए चलना है। ओके, मैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं संविधान हमारा बना कब था, सबने सुना होगा एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में। ब्रिटेन के थ्रू भेजा गया था जिसमें 3 मेंबर्स की एक टीम थी। कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी इलेक्शन करके। और फाइनली उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर्स थे उन्होंने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 26 नवंबर 1949 को बना था। और जो देश में लागू हुआ, एनफोर्स हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले दो डेट निकल के आती हैं। एक डेट 26 नवंबर 1949, इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? बना था या फॉर्म्ड हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? एनफोर्स हुआ था, या इसे मैं बोल सकता हूं लागू हुआ था, या लागू होना। ठीक है। देखो जैसे मैंने बताया, मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं आज, मतलब बेसिक चीजें बता रहा हूं एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा समझे इस चीज को कि ये बेसिक बच्चों के लिए है जनरली, जो बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक हैंड रिटन बुक है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। कब फॉर्म हुआ, कब देश में क्या हुआ? एनफोर्स हुआ। अब इसमें हमें पढ़ना क्या होता है? देखो, एसएससी डिमांड क्या करती है? एसएससी डिमांड करती है वो बेसिक चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके आसपास हो रही हैं। जैसे आपके आसपास पार्लियामेंट है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हम पढ़ते हैं। इमरजेंसी का प्रोविजन है, शेड्यूल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं फॉर एसएससी ओनली। ठीक है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन का और थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। कुछ चीजें आएंगी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको कंफ्यूज ना करें, इसलिए वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। या फिर संविधान। ओके, सबसे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं। कॉन्स्टिट्यूशन लिया कहां से गया है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के अंदर, उन्हीं के दिमाग की उपज थी ये? बेसिकली इंडियंस लोगों ने ही अपनी तरफ से बनाया कि इस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए? नहीं। हमसे पहले बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसके कॉन्स्टिट्यूशंस थे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रही थी? यूज कर रही थी। तो हमने क्या लिया? जगह जगह से आइडियाज लिए। लाइक हमने यूएसएसआर से लिया, ब्रिटिश से पार्लियामेंट का आइडिया लिया, कनाडा से फेडरलिज्म का आइडिया लिया। तो अलग अलग कंट्रीज से हम लोगों ने आइडियाज लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने आइडियाज लिए और वो एज इट इज हमने क्या कर दिए? इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, अलग अलग कंट्रीज से हम लोगों ने आइडिया लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया? उसे लागू कर दिया। या फिर रैंसेकिंग, एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे, रैंसेकिंग। बी आर अम्बेडकर ने यूज किया था रैंसेकिंग। रैंसेकिंग का मतलब होता है छानबीन करना। तो
हमने अलग-अलग जगहों से आइडियाज़ लिए, अलग-अलग कंट्रीज़ से आइडियाज़ लिए, उसके बाद उनमें रैंचेकिंग करके, छानबीन करके या अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन को फिर भारत में बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया है? अलग-अलग कंट्रीज़ से बोरो किया गया है। ये भी हमारा अलग से एक टॉपिक है। क्लासेस में आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो किस-किस कंट्री से कौन-कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लिया गया है। क्लियर यहां तक? समझ आया सबको यहां तक? ठीक है। अब 2-3 चीजें हैं या 2-3 वर्ड्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कोई इतने ज्यादा ऐसा कोई इसके अंदर लॉजिकल साइंस भी नहीं है। एक वर्ड होता है आर्टिकल, सॉरी, एक वर्ड है आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद। एक वर्ड होता है अमेंडमेंट। ये आगे आपको बहुत सुनने को मिलेंगे हर चैप्टर में। इसे संशोधन बोलते हैं। ओके, एक वर्ड है पार्ट, या इसे हम बोलते हैं भाग। 3 टर्म्स हैं, पहले इन टर्म्स को समझो। आर्टिकल से आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये चीज किस आर्टिकल के अंदर है। अब आर्टिकल की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि मैं डेफिनेशन में कुछ आर्टिकल को आपको बताऊं। आर्टिकल को एक समझो तरीका। आर्टिकल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, एक तरह की क्या है, किताब है या एक तरह की बुक है, जिसके अंदर डेटा लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अब जैसे बुक्स के पेज नंबर्स होते हैं, लाइक पेज नंबर 1 पे चैप्टर 1 है, पेज नंबर 2 पे चैप्टर 2 है, या पेज नंबर 10 पे चैप्टर 5 है। चैप्टर्स होते हैं पेज नंबर के, बेसिकली सॉरी, बुक्स के चैप्टर्स होते हैं, और चैप्टर्स किस में होते हैं? पेज नंबर्स में होते हैं। तो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल्स को कैसे समझो। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर्स हैं, एक्चुअल में है नहीं पेज नंबर्स। ये मत बोलने लगा कि सर ने मेरे को पेज नंबर पढ़ाया। मैं समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को कि आर्टिकल्स क्या हैं। एक तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर, एक तरह के, एक्चुअल में कोई पेज नंबर नहीं है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं। ऐसे समझो, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर है, तो हम समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं कि शायद हमसे ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पेज पे है, तो आर्टिकल 52। पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 79। तो ये समझने के लिए कि इसे, अगर आपको आर्टिकल का एक्चुअल में मतलब नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझो कि आर्टिकल्स क्या है, पेज नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन के। क्लियर? ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 ऑफ नवंबर 1946 को। तब टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, या मैं बोल सकता हूं 395 अनुच्छेद थे। अब देखो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, अभी है 2022, तो समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए, कुछ नए आर्टिकल्स जोड़े गए, कुछ पुराने आर्टिकल्स हटाए गए। तो अभी प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 465 आर्टिकल्स। तो इनिशियली 395 थे, अब अप्रोक्स 465 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर? तो आर्टिकल समझ आया। आर्टिकल अनुच्छेद एक तरह से पेज नंबर से समझ सकते हैं। तो क्या हमें 395 के 95 आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं? इसमें से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा जो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना। बदलाव में क्या हो सकता है? या तो कुछ ऐड किया गया हो, या फिर कुछ पुराना क्या किया गया हो, रिमूव किया गया हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐड करना या कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ हटाना क्या कहलाता है? अमेंडमेंट कहलाता है, संशोधन कहलाता है। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या हो गया? चेंज या फिर बदलाव। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं बात करूं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंज हो चुका है, तो 105 बार बदलाव हो चुका है, 105 बार चेंज हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, या 105 संशोधन। तो अमेंडमेंट बदलाव करना। ओके, अमेंडमेंट में सिर्फ ऐड करना ही नहीं आता, अमेंडमेंट में क्या क्या आता है? कुछ चेंज, कुछ ऐड करना या फिर कुछ रिमूव करना। रिमूव करना भी अमेंडमेंट का पार्ट है। ओके, तो आर्टिकल अमेंडमेंट हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मैंने यहाँ पे लिखा है पार्ट्स। पार्ट मतलब भाग, सबने सुना होगा। होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 11th में या 12th में भी मैथ्स की बुक है। मैथ्स की बुक में क्या है, हमारे 2 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। एक के अंदर 6 चैप्टर या 5 चैप्टर है, दूसरे के अंदर 5 या 6 चैप्टर्स हैं। तो क्या कर लिया जाता है, जब कोई ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सेम कॉन्स्टिट्यूशन को भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, पार्ट से मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग बुक्स बना दी गई हैं। एक ही बुक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो 395 या 465 आर्टिकल्स हैं, इनको क्या किया गया है? पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इनिशियली तब टोटल 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट थे। ओके, अब मैंने बताया ना आप लोगों को बहुत सारे नए आर्टिकल्स ऐड हुए थे क्योंकि अभी 465 अप्रोक्स आर्टिकल्स हो गए हैं, तो कुछ पार्ट्स भी ऐड हुए होंगे। इनिशियली 22 पार्ट्स थे, 4 न्यू पार्ट ऐड किए गए। पार्ट 4 थे, 9 थे, 9th बी, 14 थे, 14th बी पार्ट्स थे। आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे कौन कौन से पार्ट्स कब कैसे ऐड किए गए या उनके अंदर क्या था। अभी सिर्फ इतना समझो कि इनिशियली 22 पार्ट्स थे, 4 पार्ट ऐड किए गए तो टोटल 26 हो गए और एक पार्ट रिमूव भी करा गया, पार्ट 7। तो पार्ट 7 को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए अभी, 25। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 465 अप्रोक्स आर्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 25 पार्टों में बटा हुआ है। उसके साथ साथ अमेंडमेंट यानी बदलाव कितने हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 105 बार बदलाव हो चुके हैं। क्लियर। तो ये मैंने बेसिक डेटा बताया कॉन्स्टिट्यूशन का कि बेसिक क्या चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमें आगे अब यहां से एग्जाम से कुछ ऐसे कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन की पार्ट की डेफिनेशन बताओ, आर्टिकल की डेफिनेशन बताओ, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। बट पॉलिटी को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको इन पॉइंट्स के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, इन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है एक्चुअल में। ओके, अब देखो पॉलिटी कोई इतना वास्ट सेक्शन नहीं है। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जीएस के अंदर, जनरल स्टडीज के अंदर, जहां पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ सिलेबस आएगा, या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आप फंसोगे अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी बहुत लिमिटेड है और बहुत स्कोरिंग है। इसमें बहुत इजीली और बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। बट आपको करना क्या है बेसिकली, आपको करना इतना है कि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए एक्चुअल में होता क्या है। वो मैं आपको बताऊंगा क्लास के साथ साथ, आपका काम है सिर्फ उनको याद रखना। ओके, तो पहले मैं को आज थोड़ी सी टेक्निकल, कुछ टेक्निकल टर्म्स का मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। एक सिस्टम आता है या एक टर्म है फेडरल सिस्टम। अब ये मैं आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाऊंगा, अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा, हर जगह ये वर्ड का इस्तेमाल होगा फेडरल का। तो अच्छा है आपको पहले से ही पता हो, वहां कंफ्यूजन ना हो कि ये फेडरल का मतलब क्या है। एक होता है यूनिटरी सिस्टम। दो टर्म्स होती हैं, या मैं बोल सकता हूं इन दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम के आगे मैं लिख रहा हूं डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, डिवीजन ऑफ पावर। अभी एक्सप्लेन करूंगा, या हिंदी में बोल सकते हैं शक्ति का बंटवारा। ओके, सेकंड यूनिटरी सिस्टम, नो डिवीजन ऑफ पावर। या यहां पे बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर। समझते हैं अब इसको, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम को। फेडरल सिस्टम समझो, फेडरल सिस्टम क्या है, जहां पर शक्तियों का बंटवारा हो। लिखा है ना मैंने पावर ऑफ डिवीजन्स, जहां पे पावर्स क्या हो, डिवाइड हो जाएं। कैसे डिवाइड हो जाएं पावर्स, स्टेट के पास अपनी अलग पावर्स हो, सेंटर के पास अपनी अलग पावर्स हो, तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, फेडरल सिस्टम बोला जाता है। कैसे, जैसे इंडिया के एग्जांपल ले लो, इंडिया में जनरली फेडरल चलता है। मैं ये नहीं कह रहा फेडरल चल रहा है, जनरली इंडिया में क्या चल रहा है, फेडरल चल रहा है। यानी अब क्या है डिवाइड, स्टेट के पास अपनी अलग पावर्स हैं, स्टेट के पास स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट अपने लिए लॉ बना सकते हैं। सेंटर के पास अपनी अलग पावर्स होती हैं, सेंटर गवर्नमेंट के पास अगर सेंटर के लिए पूरा कोई रूल बनाना है तो वो सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी। तो इंडिया में भी क्या है, पावर डिवाइडेड है, स्टेट के पास अलग, सेंटर के पास अलग। तो जहां पे स्टेट एंड सेंटर में पावर डिवाइडेड होंगी उसको बोला जाएगा फेडरल सिस्टम। ठीक है। यूनिटरी सिस्टम, देखो इसी पॉइंट से आप लोगों को समझ आना चाहिए, मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब जहां पर स्टेट और सेंटर में पावर डिवाइड नहीं होती, नो डिवीजन ऑफ पावर्स। और सारी पावर्स किसके पास होती हैं, सेंटर के पास, केंद्र के पास सारी पावर होती हैं, केंद्र सरकार पावरफुल होती है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती, उसे क्या कहा जाएगा, यूनिटरी सिस्टम। दोबारा समझ लो, फेडरल सिस्टम में स्टेट और सेंटर में पावर्स क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यूनिटरी सिस्टम में पावर्स डिवाइड नहीं होती, सिर्फ सेंटर के पास सारी पावर्स होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग सेंटर,
सेंटर कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, सारी पावर सेंटर के पास है। ओके, तो इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? फेडरल चलता है क्या इंडिया में, या यूनिटरी चलता है? देखो यूनिटरी तो चलता नहीं है जन, क्योंकि यूनिटरी क्या क्या है हमारे पास, स्टेट और सेंटर में पावर्स डिवाइड है, बटी हुई हैं। तो क्या फेडरल चलता है? देखो कंप्लीट फेडरल भी नहीं चलता। नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं तो नॉर्मल सिचुएशन में चलता है फेडरल सिस्टम। नॉर्मल सिचुएशन में इंडिया में चलता है फेडरल सिस्टम, बट अगर मैं बात करूं इमरजेंसी की, देश में कभी आपातकाल लगता है या इमरजेंसी लगती है? आपातकाल। इमरजेंसी में स्टेट की सारी पावर खत्म हो जाती है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहती और सारी पावर किसके पास आ जाती है? सेंटर के पास आ जाती है। और इमरजेंसी में देश किस में कन्वर्ट हो रहा है? यूनिटरी सिस्टम में। तो देखो मैंने क्या बताया, जनरली इंडिया में कौन सा सिस्टम चल रहा है? फेडरल सिस्टम चल रहा है नॉर्मल सिचुएशन में। बट देश में अगर कभी इमरजेंसी लग जाए, आपातकाल आ जाए, तो कौन सा सिस्टम चलेगा? यूनिटरी। स्टेट की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं, सारी पावर्स किसके हाथ में आ जाती हैं? सेंटर के हाथ में। तो इंडिया दोनों का मिक्सअप यूज कर रहा है, फेडरल का भी इस्तेमाल हो रहा है और यूनिटरी का भी। तो जिस कंट्री में दोनों सिस्टम चलते हैं, फेडरल प्लस यूनिटरी, उसको बोला जाता है क्वासी फेडरल। यहां पे लिख रहा हूं क्वासी फेडरल सिस्टम। तो इंडिया में कौन सा चलता है? क्वासी फेडरल सिस्टम। यानी दोनों का मिक्सअप चल रहा है, इमरजेंसी में फेडरल और जनरली यूनिटरी सिस्टम। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? मैंने क्या क्या बताया? मैंने बेसिक फंडामेंटल्स बताए कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कौन कौन सी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मैंने दो टर्म्स आप लोगों को एक्सप्लेन करी, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम। जितने भी हम आगे चल के टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे हम इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, चाहे उसमें नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, स्टेट इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, सब में फेडरल वर्ड यूज होगा। पार्लियामेंट में, जुडिशरी सिस्टम में, जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे हम शेड्यूल पढ़ रहे हो, चाहे हम पंचायती राज पढ़ रहे हो, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम हर जगह आएंगे। तो इनकी टर्म्स या इनकी डेफिनेशन या इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो होप सो यहां तक आप सबको समझ आया होगा। स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे और उसको अच्छे से समझ के चलेंगे कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्या वहां से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया है उन बच्चों के लिए जिनको पॉलिटी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअल में पॉलिटी में हम पढ़ते क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, अच्छा स्कोरिंग है ये, आप इजीली यहां से स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक या फिर स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।